नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट NHMMI कैंसर केयर रायपुर से। आज हम बात करेंगे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ये एक प्रकार की कैंसर की बीमारी है। ये बीमारी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से डेवलप होती है जो कि शरीर के किसी भी ऑर्गन से डेवलप हो सकती है। इस ट्यूमर का नाम न्यूरोएंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं ये कई बार कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स डालते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जगह से निकलते हैं कौन से, तो इसके सबसे प्रमुख एरिया जहाँ से निकलते हैं एक तो GI ट्रैक्ट है जो हमारी अन्न नली है, दूसरा ये लंग्स से डेवलप हो सकते हैं हमारे फेफड़ों से, तीसरा ये पैंक्रियाज में भी डेवलप हो सकते हैं। अब इनका पता कैसे चलता है, तो सबसे पहले हम लक्षण की बात करेंगे। तो लक्षण की जब बात करें तो ये ट्यूमर कई बार स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो ये ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब इनका साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम या तो पेशेंट वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करता है या कई बार उन्हें कोई नर्व कंप्रेस हो रही हो तो उस नर्व कंप्रेशन के कारण पेन हो सकता है पेशेंट को, या कई बार किसी ऑर्गन में उसके कैप्सूल के डिस्टेंशन के कारण भी पेशेंट को पेन हो सकता है। दूसरा लक्षण ये हो सकता है कि कई बार पेशेंट को सिर्फ अनवेल फील होता है या पेशेंट का वेट लॉस हो रहा होता है जिसका कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो ये हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं कि ऐसे नॉर्मल बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, बट क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छोड़े जाते हैं तो बॉडी को उसके कारण कुछ सिम्टम्स दिखता है। तो इस सिम्टम्स में ये हो सकता है कि पेशेंट को फेशियल फ्लशिंग आ सकती है, या फिर पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, या पेशेंट को डायरिया हो सकता है ना। और कई बार इस हार्मोन्स के कारण कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसे हम कार्सिनोइड हार्ट डिसीज बोलते हैं। जनरली कार्सिनोइड वर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप होने वाले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ट्यूमर के बढ़ जाने के उसके मास के कारण, दूसरा उसके हार्मोन्स के कारण, तीसरा ये भी होता है कि कई बार जो ये सेल्स होते हैं ये ब्लीड कर जाते हैं क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है उनकी, तो उनमें ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके कारण भी पेन होता है। कई बार ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि अगर बिलियरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, या हो सकता है कि ये इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें और उसके कारण पेशेंट की अन्न नली का बंद हो जाए, तो कई बार पेशेंट वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट होता है। अब हम ये बात करेंगे कि ये ट्यूमर्स का आजकल अब ऐसा देखा जा रहा है कि इस ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, इसका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। इंसिडेंस या न्यू केसेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पता लगने करें, ये क्योंकि विज्ञान में जो प्रगति हुई है, जो इतने सारे आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट में कई बार मरीज किसी और चीज़ के लिए जाता है और कुछ दूसरी बीमारी का भी पता लग जाता है, तो उसके कारण भी उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि आजकल ये जैसे कि मैंने बताया ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स है और इसके बहुत सारे इलाज भी मौजूद हो गए हैं, तो ये पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा जी पा रहे हैं, तो इसके कारण भी इनका इंसिडेंस जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये बात करूंगा कि ये इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो जब भी मरीज हमारे पास आता है तो उसके दो क्वेश्चंस होते हैं जब इस प्रकार की बीमारी पता लगती है कि सर ये किसी और भाग में फैल तो नहीं गया है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा और क्या हमारा बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो देखिए इसमें जो भी पेशेंट का आउटकम क्या रहेगा ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसका स्टेज कैसा है और ग्रेड कैसा है। स्टेज और ग्रेड कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं, स्टेज एक अलग चीज़ होती है और ग्रेड एक अलग चीज़ होती है। स्टेज का मतलब है कि ट्यूमर कहाँ का फैला हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बार लंग्स में डेवलप होता है, कभी GI ट्रैक्ट में भी डेवलप होता है, तो ये अपनी जगह छोड़ के कौन कौन सी दूसरी जगह में फैल चुका है उसको हम स्टेज के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो कन्वेंशनली 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। स्टेज 4 हम तब बोलते हैं जब बीमारी अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन में फैल गई है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने बताई ग्रेड इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 हाई ग्रेड ट्यूमर्स है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जनरली लोअर ग्रेड ट्यूमर्स है। तो ये स्टेज और ग्रेड दोनों का जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। तो अगर डिसीज़ अर्ली स्टेजेस में है, मतलब सिर्फ ऑर्गन से कन्फाइंड है, समझ लीजिए कि पैंक्रियाज से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर डेवलप हुआ है और वो सिर्फ पैंक्रियाज में ही लोकलाइज्ड है, तो सर्जरी के द्वारा अगर उसको निकाला जा सकता है तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
या अगर कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और ये कोई हार्मोन्स भी सीक्रेट नहीं कर रहे हो, तो ये धीरे धीरे बॉडी में फैलते हैं बिना पेशेंट को पता लगे, और ये जब प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस या स्टेज 4 में पाए जाते हैं। ऐसे में इनको पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, बट इनको कंट्रोल में रखा जा सकता है। और क्योंकि ये ट्यूमर स्लो ग्रोइंग है तो लाइफ टाइम इनको दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करके पेशेंट की एक नॉर्मल जिंदगी भी पॉसिबल कराई जा सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जैसे मैंने बताया कि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इसको हम एक हार्मोन ड्रग ऑक्ट्रियोटाइड या लैंड्रियोटाइड के से ट्रीट करते हैं। सो ये एक प्रकार का हार्मोन का ही ड्रग है। ये बीमारी को बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं करता, पर ये उसको जनरली बढ़ने भी नहीं देता। और साथ ही इससे एक और फायदा होता है, क्योंकि ये जो ट्यूमर से ये हार्मोन सीक्रेट करता है, ये उसके सिक्रीशन को रोकता है, उसको एंटागोनाइज करता है। तो हार्मोन्स को सीक्रेट होने के कारण जो भी लक्षण मिल रहे हैं, जो भी परेशानियां पेशेंट झेल रहा है, वो चीज़ों में भी उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से, और ये इंजेक्शंस हर महीने में सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है, इसके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो एक पेशेंट को नॉर्मल जिंदगी, नियर नॉर्मल जिंदगी पॉसिबल हो पाती है। अब अगर मैं ग्रेड 3 की बात करूँ तो इसमें हाई ग्रेड ट्यूमर्स आते हैं। ये हाई ग्रेड ट्यूमर्स अगर ऑलरेडी स्प्रेड आउट हो चुके हैं तो इनमें हमको कीमोथेरेपी ही एक ऑप्शन होता है। तो इसे हम आईवी साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी जो है उसके रूप में यूज़ करते हैं। इसमें मोस्टली प्लैटिनम ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और उस तरीके से इस बीमारी को हम कंट्रोल करते हैं। अब कुछ न्यूअर डेवलपमेंट्स भी हुए हैं पिछले 2 डिकेड्स में। ये बीमारी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि इसकी इंसिडेंस भी बढ़ा है, तो लोगों ने काफ़ी सारा इसमें रिसर्च भी किया है। तो इस रिसर्च में एक न्यू क्लास ऑफ ट्रीटमेंट आया है जिसे हम PRRT कहते हैं। और PRRT में ये होता है कि जैसे मैंने आपको ऑक्ट्रियोटाइड के बारे में बताया, ये बीमारी को के हार्मोन्स को रोक के रखता है और उसको बढ़ने नहीं देता है। तो इसके साथ अगर एक रेडिएशन का डोज पेशेंट को मिल जाता है, तो इसमें एक कंपाउंड होता है जिसमें हार्मोन को एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन किया जाता है, और इस तरीके से ये जहाँ जहाँ ये अटैच होता है ट्यूमर सेल्स को, वहाँ पे एक रेडिएशन के डोज से इसको श्रिंक भी कर देता है। तो करीबन सब्सटेंशियल लोगों में ये बीमारी इससे कम भी हो जाती है, हार्मोन्स को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ बायोलॉजिक थेरेपीज भी हैं जो इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक ड्रग है एवरोलिमस नाम का, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये जो सेकंड लाइन में जिन पेशेंट्स में ऑक्ट्रियोटाइड के बाद बीमारी बढ़ जाती है उनमें हम ये दवाई यूज़ करते हैं। या पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में सुनिटिनिब नाम का एक बायोलॉजिक एजेंट है जो कि एक एंटी VEGF ड्रग है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी एक्साइटिंग रूप से बहुत सारी दवाइयाँ इसमें मौजूद हो रही हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि ये सारा ट्रीटमेंट कराया जा सकता है और इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, तो इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह काफ़ी सारी और भी दवाइयाँ इस बीमारी के लिए पता लग रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि इस बीमारी का इलाज किसी एक स्पेशलिटी के डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके इलाज में सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए हमें क्योंकि GI ट्रैक्ट में ज़्यादा कॉमन होती है, तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, या कई बार एक अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो इस बीमारी का पता लगाने में हमारी मदद कर सके। दूसरी बात, रेडियोलॉजिस्ट या न्यूक्लियर मेडिसिन वालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो हमें बता सकें कि इसके लिए कौन सी इमेजिंग ज़रूरी है, इमेजिंग में बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है, और इसके लिए और कौन से स्पेशल टेस्ट करके हम ज़्यादा अच्छे से इसका स्टेज और ग्रेड डिफाइन कर पाएंगे। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो ये पैथोलॉजिस्ट हमें ये बता सके कि इस ट्यूमर का किस प्रकार का ग्रेड है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है और ग्रेड 3 में हमें IV कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करना होता है। तो अगर ये चीज़ें जनरली 2 पैथोलॉजिस्ट के रिव्यू के साथ पता लगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और जितना एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट होगा उन्होंने पहले ऐसी बीमारियाँ देखी होंगी, तो इसका ज़्यादा तरीके से वो डायग्नोसिस दे पाएंगे। अब न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PRRT ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये न्यूक्लियर मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।